ऑफ करके फिर शुरू कर दिया हम लोग। चलिए, आप लोग सबकी बातें रिकॉर्ड हो गई होंगी तो बहुत अच्छा है। चलिए, हम लोगों के लिए तो हम लोग सेकेंड सत्र में आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे जो लोग नए लोग आए हैं उनका भी स्वागत है। धन्यवाद सर। नहीं है, गुरिंदर सिंह जी हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, स्वागत है। श्रवण कुमार जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। मनोज वर्मा जी पहले भी थे। नीलम गौर जी आ गई हैं, उनका स्वागत है। और भी जो अन्य लोग जुड़े हुए हैं जो पहले उसमें नहीं थे, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी ऑर्गन्स की। हम लोगों को ध्यान रखना है कि ट्रीटमेंट के कई तरीके हमको मालूम है और हमको अपने में ही ये पहचानना है, स्वयं पहचानना है कि हमको अपने लिए बोल रहा हूं, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए पहचानना है कि हम किस थेरेपी से अधिक लाभान्वित होते हैं। तो जो थेरेपी आपको सूट करे वो बेस्ट है। दुल्हन वही जो पिया मन भावे। नहीं, जो थेरेपी अगर आपको एलोपैथ थेरेपी बहुत प्रभावित करती है, तुरंत ठीक करती है, उसको करिए। चाइनीज है, उसको करिए। लेकिन चाइनीज के कंसेप्ट में देखिए, कंसेप्ट देखिए, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं वीडियो शेयर अभी नहीं कर रहा हूं। आप लोग दो चार एक हाथ खोलेंगे तब समझ में और आएगा। सभी वीडियो बंद है ना? हमारा वीडियो खुला है, बंद है? मेरा वीडियो बंद, आपका वीडियो भी बंद है। आपका बंद है? हाँ ठीक है, अब खुल गया ना? तो ठीक। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो जैसे मान लीजिए कोई थेरेपी है, तो चाइनीज थेरेपी को 2200 बीसी के पहले येलो एम्पर की किताब लिखी गई थी। वो इस्टेब्लिश, ये एक कंसेप्ट माना गया था कि अवधारणा है, और उस अवधारणा के आधार पर वो रिसर्च कर रहे थे और पॉइंट बता रहे थे येलो एम्पर की। डॉक्टर वॉल ने उसको सीमेंटिंग किया। कब किया? 1940 के आसपास। यानी 1940 तक वो थेरेपी मानी जा रही थी। तब भी जो आप मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं, मॉडर्न साइंस का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन उसके पास नहीं था, लेकिन डॉक्टर वॉल ने उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे दिया। हमारी थेरेपी क्या है? तो वो चाइनीज थेरेपी जो डॉक्टर वॉल ने स्थापित किया, जहां पर और पॉइंट बता दिए कि अगर जीबी 14 पॉइंट है तो ये किस काम के लिए है, जीबी 20 पॉइंट है तो किस काम के लिए है, बता दिया है, पॉइंट बता दिए, टिटाइज 4। तो यानी अब वो स्टेब्लिश्ड है। तो अगर उस ऑर्गन से संबंधित या उस ब्रेन के या किसी ऑर्गन के पार्ट से संबंधित कोई इलाज आपको करना है और आपको मालूम है कि ये इसी ऑर्गन बीमारी है, तो आप चाइनीज डॉक्टर वॉल के कॉम्बिनेशन में यूज करिए। ठीक, पहला तर्क। दूसरा तर्क, इसके बाद 1975 के आसपास कंसेप्चुअली आए प्रोफेसर पार्क जेबू। उन्होंने भी भारतीय दर्शन वाला कहा, यावंतो ही लोके मूर्तिवंतो भाव विशेषा तावंत पुरुष, यावंत पुरुष तावंतो लोके। अब उसके बेसिस ब्योल चार्ट दे दिया। तो अब शरीर के जिन भागों में आप टीसीएम में नहीं कोई पॉइंट लगा पा रहे हैं, उन पॉइंट पर ब्योल चार्ट का प्रयोग करिए, और जहां लगा पा रहे हैं वहां टीसीएम, और जहां डॉक्टर वॉल ने कह दिया है, कहीं चेंज कर दिया है, वहां डॉक्टर वॉल की यूज करिए। क्लैरिटी है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन? बोलिए। जहां डॉक्टर वॉल ने कहा कि यहाँ K3 यहां आना चाहिए, आपको बेटर वहीं पर लगाना चाहिए इंस्टेड ऑफ टीसीएम। डॉक्टर वॉल कह रहे हैं कि K1 हमारा पैर की छोटी उंगली शुरू हो रहा है, तो हमको पैर की छोटी उंगली को लेना चाहिए समझने के बाद। मैं सेमेस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सेमेस्टर 3-4 सबको कर रहे हैं। तो आपको यह समझ में आएगा कि जब डॉक्टर वॉल ने कहा और उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया, तो एक थ्योरी पहले भी कह रही थी, उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन ही तो किया है। तो थ्योरी सही थी, वो भी सही थी, लेकिन उसने परिवर्तन किया और ये परिवर्तन साइंटिफिकली प्रूव किया, इसलिए बेस्ट थ्योरी है। तो जहां K3 का पहले पॉइंट था, तो अगर पहले आप लगा रहे थे K3 वही लगाना वहीं पर है, मोर और लेस उसी के आसपास है, लेकिन K3 ऊपर लग रहा था, अब K3 नीचे लगेगा डॉक्टर वॉल के हिसाब से। जहां K1 लगना है तो K1 पैर के तलुए में जहां लगा रहे थे आप टीसीएम में, वहां आप K1 लगेगा आपका
छोटे होंगे। लिटिल Yes. टॉप। ये आपको परिवर्तन करना है टीसीएम में। फिर दूसरा कंसेप्ट आया है प्रोफेसर पार्कजीवू का। तो पार्कजीवू साहब ने जो जो अपने मेरिडियंस का कंसेप्ट बताया है कि उनके ये मेरिडियन है, उनका भी कोई अवधारणा है, वो उनका ट्राइवर्जन सिद्धांत है। उस ट्राइवर्जन सिद्धांत के आधार पर उन्होंने एक खोजा है, उसको अभी किसी ने अलग से साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया, लेकिन वो भी 1975 के, आप देखिए 75 के आसपास का डेवलपमेंट है, 75 बहुत दूर नहीं हुआ है। और साइंस आप पढ़िएगा तो साइंस में एक अवधारणा 2000 सालों 200 400 500 सालों तक चलती रही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वैसे ही हमारा कितना है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, बोलिए। 90s में हुआ सर ये। 2000 से हमने शुरू किया होगा। 2000 कब, नहीं एक सेकंड, 1995 2000 से शुरू किया। 2001 में हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर लाए हैं। आयुर्वेद पहले है, वात पित्त कफ का कंसेप्ट पहले है, लेकिन आयुर्वेदिक मेरिडियंस हम लोगों ने डॉक्टर प्रोफेसर पार्कजीवू के सिद्धांत के आधार पर किया हुआ है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि साइंटिफिकली वो है। लेकिन जस्टिफिकेशन आएगा बाद में, कोई आएगा, डॉक्टर वाल कोई आएंगे, कोई डॉक्टर वाल सरीखे कोई आएंगे, आप लोगों में से कोई डॉक्टर वाल निकलेगा, एक सिद्धांत दे देगा कि ये पॉइंट ऐसे है। जब ये मिल जाएगा तो उसको मान्यता और मिल जाएगी, सीमेंटिंग हो जाएगी। हालांकि टीसीएम में सीमेंटिंग में कोई ऐसा नहीं है कि पॉइंट बदल दिए, मोरलेस वही पॉइंट थे, थोड़ा सा बहुत अंतर कर दिया गया। तो इसलिए फिर 3 थेरेपी 2 थेरेपी 3 थेरेपी जानने का अर्थ क्या है? बीएचबी यानी हम लोग समझते हैं कि हमको मालूम है कि यहाँ पैंक्रियाज है, तो इस पैंक्रियाज का ये काम है, तो हमको ये मालूम होगा कि पैंक्रियाज में कोई खराबी है, तो हमको पैंक्रियाज को हम ट्रीट करना है, और हम एंडोक्राइन सिस्टम को भी ट्रीट करें। हम जान रहे हैं पैंक्रियाज किसका पार्ट है? टीडब्ल्यू, बोलिए, मॉडर्न साइंस जी एंडोक्राइन का। तो एंडोक्राइन को भी ट्रीट करें ना। तो एंडोक्राइन का कंट्रोलर कौन है? ब्रेन, है ना। तो हम लोग, मैं देखिए समझने की बात है, हाइपोथैलेमस एपेक्स पर बैठा हुआ है, तो हमको हाइपोथैलेमस पर भी करना पड़ेगा। आयुर्वेद में जाएं चाहे चाइनीज में जाएं, फिर एक ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं चाइनीज से, आपने पसंद किया चाइनीज से, आपको 10 दिन बाद नहीं समझ में आया या आपको उतना लाभ नहीं प्राप्त हुआ, आप स्विच ओवर कर दीजिए। ये मॉडर्न साइंस का कंसेप्ट है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई एक ही पॉइंट पर लगातार आप करते रहेंगे तो वो एल्सेशन डॉग की तरह हो जाएगा और अंत में भोगना बंद कर देगा, यानी आपको लाभ देना बंद कर देगा। डॉक्टर क्या करते हैं, आपको एचबीपी की दवा दिया, और दवा देने उनका कोई नाम कोई ले लीजिए, फिर 1 साल 2 साल दिया, उनका ये दवा चेंज कर दीजिए, करते हैं ना। इसलिए चेंज करते हैं कि वो दवा आप उतनी आपकी वो उस दवा के यूज तो हो गई है आपके शरीर, तो उसको बहुत फर्क नहीं पड़ रहा, रिएक्ट होना चाहिए, कहीं रिएक्शन होना चाहिए, तब फायदा होता है। तो वो आप चाइनीज जान रहे हैं, फायदा नहीं कर रही है, स्विच ओवर टू आयुर्वेदिक, स्विच ओवर टू प्रोफेसर पार्कजीवू। क्लियर? ऐसे हम लोग इलाज, इसलिए हम लोग इन थेरेपीज को सीख रहे हैं। अदरवाइज हमारे पास एलोपैथ होगा तो केवल हम जाएंगे डॉक्टर पास, एलोपैथ जो दे देगा 15 दिन बाद दवा चेंज कर देगा, फिर दूसरा दे देगा, फिर तीसरा दे देगा, एक्सपेरिमेंट करता रहेगा। हमारे पास एक्सपेरिमेंट के अपने आधार हैं जिनमें हम लोग मानते हैं कि हमको कम परेशानी होती है। ठीक, तो हम लोग आते हैं बस इस इतनी शॉर्ट विवेचना के बाद हम लोग आते हैं अपनी बात कहने के लिए। अब आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद की हम लोग बढ़ा 5
वो भौतिक, और इनको हम लोगों ने क्या कहा, महाभूत कहा। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये हमारे महाभूत। फिर हमने कहा कि हमारे कुछ द्रव्य हैं, इनको हमने पराभौतिक कहा, पराभौतिक द्रव्य कहा। और हमने कहा काल, दिशा, मन, आत्मा, तम। इसको कहा हम कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये विस्तार वाले, बड़े वाले सूक्ष्म पदार्थ। तो वो सूक्ष्म तो वो है, ये हमारे स्थूल हैं। स्थूल माने बड़े, आकाश बड़ा बड़ा विस्तार है, उससे करते करते हम लोग आए। और फिर हम लोगों ने कहा कि उसकी अपेक्षा उधर आत्मा बिल्कुल सूक्ष्मतम मान ली गई, काल, दिशा, मन, आत्मा। तो आत्मा हमारी जो है सबसे बड़ी, सबसे छोटी सूक्ष्म इकाई थी। तो यानी भौतिक से पराभौतिक की यात्रा में स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। इस स्थूल से, स्थूल माने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा में इन जो हमारे भौतिक द्रव्य थे, भौतिक जिनको महाभूत कहते हैं, इन महाभूतों ने आपस में एक रिलेशनशिप बना लिया और 3 बल सृजित कर दिए। 5 थे, इन्होंने 3 बल क्रिएट कर दिए। तो ये भौतिक से अधिक शक्तिशाली, पराभौतिक से कम शक्तिशाली थे। इन बलों का नाम था वात, पित्त, कफ। ठीक। अब इसमें क्या किया उन लोगों ने कि आकाश और वायु मिल गए, उन्होंने वात बना दिया। अग्नि और जल मिल गए, उन्होंने पित्त बना दिया। और जल और पृथ्वी मिल गए, उन्होंने कफ बना दिया। और इन बलों को, ये नॉर्मली बल हैं। क्यों? क्योंकि शरीर में इन सब का, हमको सब का उदाहरण देखना, हमारे शरीर में सब चीज है। तो इन बलों की वजह से ही हमारा, और आयुर्वेद ने माना कि इन बलों की वजह से ही हमारा शरीर सुरक्षित है। और अगर ये बैलेंस फॉर्म में है, अब बीमारी कारण बताया कि अगर ये बैलेंस फॉर्म में है तो बीमारी नहीं होगी। और ये अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो बीमारी के घर है, यानी बीमारी आएगी शरीर में, और तब ये दोष कह जाएंगे। जब तक शक्तिशाली है, जिनकी वजह से शरीर सुरक्षित है, तब तक ये बल। और जिस समय ये शक्तिशाली नहीं है, इनके बीच में संतुलन नहीं है, साम्यता नहीं है, उसमें ये दोष कहे जाएंगे। और इन दोषों के कारण हमारा शरीर अस्वस्थ होगा। ये कंसेप्ट दिया आयुर्वेद ने, ये आयुर्वेद का कंसेप्ट थी। बात में देखिए हम लोग पढ़े, आकाश विस्तृत और सर्वव्यापक है, हम लोग देख रहे हैं। तो व्यापकता, लेकिन क्रियाशीलता न्यूनतम, एक्टिव उतना नहीं है। तो अब इसके बगल में कौन है? वायु है। वायु में देखिए, वायु में कितना क्रियाशीलता है, मूवमेंट, झंझावार, पेड़ को उखाड़ देना, किसी पर्वत को काट देना, नदियों को जो है सुनामी ला देना, ये सब इसी काम है। तो वायु इतनी प्रबल है। ये देखिए, यही होता है इसमें। एक कभी आप देखिए, कभी 2 मित्रों को देखिए, 2 सहेलियों को देखिए, तो एक बड़ी एनर्जेटिक, एक बहुत सौम्य, और दोनों होते हैं, दोनों रिलेशनशिप, दोनों में मित्रता होती है, और कहती गाढ़ी मित्रता है। ऐसे आकाश वायु देखिए, वात बनाया, लेकिन एक तो क्रियाशीलता न्यूनतम, एक सर्वाधिक क्रियाशील। इसलिए इन दोनों के, चाहे कहिए इनका मित्रता बनी, लेकिन इन दोनों ने एक शक्तिशाली वात बना दिया। उसको नाम बोलेंगे, वो बल कहलाएगा। और उस बल ने बहुत अधिक अपने शरीर को सुरक्षा के लिए बहुत अधिक तत्व दिए। अब देखिए, इन्हीं को जब ये, अब यही बात जब साम्यावस्था में रहेगा तो आपके शरीर में सृष्टि करेगा, नए नए विचारों की सृष्टि करेगा। बात माने क्रियाशीलता के लिए जाना जाता है। आप पढ़ेंगे बात को, क्रियाशीलता के लिए, ग्रोथ, डेवलपमेंट के लिए। और यही असंतुलन में होगा तो तहस नहस कर देगा, नष्ट करने लगेगा चीजों को। ठीक है, तो ये पहला हुआ। पित्त, पित्त क्या है? अग्नि और जल।
दोनों एक दूसरे विपरीत। अग्नि को जल बुझा देगा और अग्नि जो है जल को भाप बना के उड़ा देगी। लेकिन दोनों का मिश्रण जब हुआ और एक ऐसे कॉम्बिनेशन से हुआ कि दोनों ने एक बल क्रिएट कर दिया, दोनों ने ऐसी मित्रता किया कि एक बल क्रिएट हो गया, पित्त बल। उनका हम दोनों मिलकर के ऐसा काम करेंगे कि संसार देखेगा। उन्होंने कहा ठीक, हम लोग मिल जाते हैं। उन्होंने मिल गए और उन्होंने पित्त का सृजन कर दिया। अग्नि की दाहकता और जल की जो शीतलता था, दोनों ने मिला और मिलने के बाद एक बल क्रिएट किया। यही बल अगर संतुलित है तो बल के रूप में है। यही कॉम्बिनेशन, यही संयोग, ऐसा संयोग जो संतुलित है तो पित्त का हुआ। और इस पित्त की वजह से आपका खाना पचना, ये सब सारी चीजें उसी में है। यानी पाचन क्रिया के लिए पित्त सबसे अधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और यही पित्त प्रबल हो गया कभी, यानी असंतुलित हो गया, तो असंतुलन होने पर क्या करेगा, जला के देगा। ये पित्त की गर्मी होगी तो पीएच जो है आपका 7 से एक से और नीचे, एक के आसपास 7 से और नीचे चला जाएगा। और जैसे 7 से नीचे गया, अगर 7 से नीचे आपका 5 या 6 से भी और नीचे आया, आप समझिए आपका शरीर जलने लगेगा। ये है पित्त का, ये बल है। तो जब बल ये संतुलित है तो बल, और जब ये हुआ तो ये दोष के रूप में है। तब दोष के रूप में हमको चेंज करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। कफ क्या है, जल और पृथ्वी। अब देखिए, जल मूवमेंट वाला है, पृथ्वी स्थिर कह रहा है कि नहीं, दोनों के कॉम्बिनेशन हुआ। उनका भाई एक तो तरल है और एक स्थिर है, बिल्कुल ठोस कहीं नहीं। अब ये तरलता के लिए है जल, और पृथ्वी कहते हैं तो ठोस है, हम तो मूवमेंट नहीं करेंगे। तो दोनों के कॉम्बिनेशन में, उचित कॉम्बिनेशन से जल और पृथ्वी तत्व, आप देखिए आटा देखिए, सूखा आटा आप लीजिए, वो पृथ्वी तत्व है और जल क्या है, जल तत्व है। दोनों को मिलाइए तो एक आपको बढ़िया सा कोई रचना हो जाएगी। और दोनों कॉम्बिनेशन असंतुलित हो, जरा रोटी बना के दिखाइए, नहीं बना पाएगा। कुम्हार नहीं बना पाएगा, कोई मिट्टी बर्तन नहीं बना पाएगा। कभी पानी अधिक हो जाएगा, कभी पृथ्वी अधिक हो जाएगी, दोनों मिला के करता रहेगा, कोई भी न मिट्टी न घड़ा, कुछ नहीं बन पाएगा। तो ये दोनों के संतुलन को यहाँ ध्यान देना है। ऐसे संतुलन शरीर में होता है कि जब वो सहज अवस्था में होते हैं तो आपको एक षष्ठ देते हैं। ये कफ जो है, कफ आपका एनाबोलिज्म के लिए बहुत मशहूर होगा, ठीक है। तो ऐसे संतुलन अगर स्थापित होगा तो ये 3 बल हुए। इन बलों को इसलिए बल दोष कहा गया क्योंकि संतुलित अवस्था में नहीं है। जब संतुलित अवस्था में हुए तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होने के बावजूद एक षष्ठ करना, यह उदाहरण है आपके उसमें। और यही समाज में होता है। आप तमाम देखे होंगे, आपने तमाम एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। दोनों के बीच में अद्भुत समन्वय, तो उसको हम बल की कहते हैं दोनों मिलकर के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अब जब यहाँ हम लोग उसकी बात आ रहे हैं कि पहले हम बीमारी की बात कर रहे हैं, तो हम कहें कि हमको, अभी हम लोगों ने बात किया कि डायबिटीज हो जाती है हमको। तो डायबिटीज जो है नियमित दिनचर्या, इसके विपरीत जो आप दिनचर्या करते हैं, इसको हम लोग अंत में अभी नहीं कह रहे हैं, असात्म इंद्रियात संयोग है। हमको जब सोना है तो सोना नहीं, हमको जब जागना है तो जागेंगे नहीं, जब हमको भोजन करना है तो भोजन। हम ये नहीं कह रहे कारण क्या है। कारण हमारे एक साहब कह रहे थे कि हमारी नौकरी में हम 11 बजे के बाद, एक डॉक्टर साहब कह रहे थे, कुछ डॉक्टर थे एलोपैथ डॉक्टर, अभी आज ही सवेरे बोले कि हम तो 3 बजे पेशेंट को देख के लौटते हैं। तो मैं कब, और सवेरे का समय फिक्स है मेरा 9 बजे का, तो मैं कब सोऊं, कब जगूं और 9 बजे पहुंच जाऊं। 3 बजे में लौटा। तो ये समय की हो जाता, समय जो इसको कहें, दोनों चीजें हैं। समय आपके कर्तव्य, उसमें नहीं कह सकते कि आप ये काम नहीं करेंगे। तो कर्तव्य भी है, कर्म भी है, और आपका कुछ बनावटी है। तो बनावटी वाले को खत्म कर दीजिए। जो बनावटी माने हैं कि आपको नींद नहीं आ रही तभी आप लेटे हुए हैं, इसको छोड़ दीजिए। तो वो नियमित दिनचर्या। अब देखिए, पढ़िए क्या क्या है। इन्होंने कहा कि अगर हमने, देखिए कोई भी समय, काल, हम लोगों ने बात कहा था ना, काल तो महत्व आगे आएगा जो द्रव्य में। नहीं, मैडम तो पढ़ा चुकी है ऑलरेडी इस पर, मैडम पढ़ा चुकी है इस पर। तो हम लोगों ने काल महत्व कहा था। तो काल को महत्व, काल में अहंकार तत्व है, याद करिए, काल में अहंकार तत्व है।
काल हमारा उससे सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर काल की अवहेलना किया तो काल जो है आपके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक नहीं होगा, और अगर काल को आदर दिया तो आपके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होगा। वो वायु की तरह होगा, जैसे वायु आपकी होती है, और वायु आपके प्रबल अगर हो गया है तो आपका वायु मतलब प्रबल मतलब संतुलित बैलेंस में बढ़िया हो जाए तो आपका व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है, ब्रेन के फंक्शनिंग में निर्माण सहायक होती है। वैसे ही काल जो है वो भी आपके इस व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत सहायक होगा। तो काल की उपेक्षा जब भी आप करेंगे तो अगर निमित्त मतलब हुआ कि आप जिस समय सूर्य उदय होता है उस समय आप उसके पूर्व में सूर्य की आराधना के लिए उत्पन्न बैठ जाइए, उठ जाइए सूर्य की आराधना के लिए, क्योंकि प्रगति के है ना, हम प्रगति के साहचर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य जब डूब रहा है तो हमको तैयारी कर लेनी चाहिए कि हम अब सोने की तैयारी करें। हमारी दिनचर्या वो बता रहा है कि दिनचर्या, हमने कहा कि अच्छा टीवी में है, हमने कहा हमारा जो प्राइम टाइम जो है उन्होंने कहा 11 बजे रात, माने प्राइम टाइम निर्धारित कर दिया। किसने, मैं कह रहा हूँ किसने किया ही नहीं, प्राइम टाइम मान लीजिए आपको हो गया 11 बजे, तो आप क्या करेंगे? आपका बेस्ट सीरियल उसी समय आ रहा होगा, तो आप रात में जगेंगे 11 बजे से बजे। चाइनीज कह रहे हैं कि 11 बजे तो आप सो जाना चाहिए। 11 से 2, 1 से 3, ये आपका गॉलब्लैडर का पॉइंट है। तो गॉलब्लैडर के समय पर आपको सोना चाहिए ताकि लीवर को आराम मिले। लीवर पिता तुल्य है, चाइनीज कह रहा है। आयुर्वेदिक हम लोग कह रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं कि काल की उपेक्षा मत करिए। और काल माने जो प्रकृति कह रही है वो काल है। तो हम 24 घंटों, हमको 24 घंटे मिले हुए हैं, उनमें हम लोगों को सब समय फिक्स है कि हमको कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए आयुर्वेद ने एक जैव घड़ी, आयुर्वेदिक जैव घड़ी है, तो आयुर्वेद में बना है नहीं बना है, लेकिन ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में बना हुआ जरूर, ठीक है। इसको हम लोग इसको समझ लीजिए, बहुत बढ़िया से, आसान है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको। इसमें हमारे पास 3 बल हैं और 24 घंटे हैं। हमको कितने कितने भागों में बांटना चाहिए, कितने घंटों में? 2 घंटे सर, 8 घंटे। 8 घंटों को 3 में डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड। तो 8 घंटों में 8 घंटे 24 घंटे हो गए, बहुत बढ़िया हुआ। 24/3 बराबर 8, ठीक। अब हमने देखा कि भाई वो सिद्धांत कि वात में क्या पित्त और कफ नहीं होगा, हमने कहा, याद, एक सेंटेंस याद रखिए, हमने कहा चाइनीज में मेरिडियन में सारे हमारे पॉइंट हैं। कौन पॉइंट है? जितने हमारे एलिमेंट हैं सबके पॉइंट हैं, कहा ना हमने। और हमने आयुर्वेद में क्या कहा कि आयुर्वेद में कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनसे सब बना हुआ है। इन्हीं से समस्त पदार्थ का निर्माण इन्हीं तत्वों से हुआ है। परसेंटेज अलग अलग हो सकती है। तो क्या वात में पित्त और कफ नहीं होंगे? क्या पित्त में वात और कफ नहीं होंगे? क्या कफ में वात और पित्त नहीं होंगे? होंगे। वात में भी पित्त और कफ होगा, पित्त में भी वात और कफ होगा, और कफ में वात और पित्त दोनों होगा। क्यों? क्योंकि कोई पदार्थ अपने आप में अलग नहीं है। इन और यांग के सिद्धांत के अनुरूप कोई अलग नहीं है, सब प्रकृति के हैं, सब में सब समाहित है। आपके अंदर भी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है, हमारे अंदर भी है। आपका परसेंटेज आकाश का अलग हो सकता है, हमारा अलग हो सकता है। आपका वायु का अलग हो सकता है, हमारा वायु का अलग हो सकता है, लेकिन परसेंटेज सबसे बना है। तो उसी तरह इस अवधारणा में जब 8-8 घंटे निर्धारित किए गए तो हमने कहा जो सबसे प्रबल हो उसको सबसे अधिक घंटे दे दीजिए। तो वात अगर प्रबल है तो वात के 4 घंटे और पित्त और कफ के 2-2 घंटे। पित्त प्रबल है तो पित्त के लिए 4 घंटे और वात और कफ के लिए 2-2 घंटे। कफ प्रबल है तो वात और पित्त के लिए 2-2 घंटे और कफ के लिए 4 घंटे। बस ऐसे बन गई। 12 बजे से लेकर रात से शुरू हुआ और ये बनाया गया। तो 12 बजे से 8 बजे तक वात, 8 बजे से लेकर 4 बजे तक पित्त, और 4 बजे से लेकर 12 बजे तक कफ। क्लियर? अब इनको डिवीजन जब आई तो डिवीजन में वात, पहला वात आया, पहला वात था ना, तो वात के लिए 4 घंटे दे दिया। तो पहले वात में वात 4 घंटा,
फिर वात में पित्त 2 घंटा, फिर वात में कफ 2 घंटा। जब पित्त आया तो हमने कहा कि पित्त माने पहले वात आएगा ना, तो पित्त में वात 2 घंटा, फिर पित्त में पित्त 4 घंटा, फिर पित्त में कफ 2 घंटा। फिर हमने कफ आया तो हमने कहा पहले कफ आने के बाद पहले वात आएगा ना, तो कफ में वात 2 घंटा, कफ में पित्त 2 घंटा और कफ में कफ 4 घंटा। इस अवधारण ये जैव घड़ी इसी आधार पर बनी। ठीक, क्लियर हो गया? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? जी सर। ठीक, अब आगे हम लोग आगे इस चर्चा करें। देखिए, तो इन्होंने कहा कि अब वात माने क्या हुआ? वात में है क्या? आकाश महाभूत है और वायु महाभूत है। एक कौन प्रबल है? प्रबल कौन है इनमें से आकाश और वायु में? वायु प्रबल है। क्यों? क्योंकि वायु जो है सबसे अधिक एनर्जेटिक है और आकाश तो बेचारा सीधा साधा है। कॉम्पैरेटिवली उसकी भूमिका कम है, ये नहीं है कमजोर नहीं है, एक भूमिका कम है। ठीक है, हमारे शरीर की प्रत्येक प्रकार की चेष्टाओं और गतियों का नियामक कौन है? संचालक कौन है? वायु। अब वायु माने मूवमेंट। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां क्या करती है? क्रियाशील होकर के आपको मूवमेंट लेती है, आपको सूचनाएं देती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। ये ब्रेन का फंक्शन है, इसलिए ब्रेन के फंक्शन के लिए जिम्मेदार माना गया वात। ठीक है, वात संपूर्ण सृजन। अब देखिए, वायु के जैसे सोचिएगा, वायु बहुत प्रबल थी और वो संपूर्ण सृजन का आधार मानी गई थी, वो सब काम करती थी। तो वही वात की शक्ति, वायु की शक्ति तो वात में आई, उसी से तो बना हुआ है वात। दोनों मिलकर के आकाश महाभूत और वायु महाभूत के तो बेटा है वात। बोलिए, उन्हें दोनों संयोग से मिला हुआ वात ना, तो वात में क्या वायु महाभूत के गुण नहीं आएंगे? गुण आए। तो इसलिए वात जो है संपूर्ण सृजन का आधार माना गया और क्रियाशीलता का आधार माना गया। कितना ब्रेन आपका फंक्शन है, कोई शरीर का कोई भी काम कैसा फंक्शन कर रहा है, वह उसके लिए वात जिम्मेदार है। इतना युक्त बना रहा है। मैग, आप कहते हैं एनर्जेटिक, आप कहते हैं कि बड़ा स्मार्ट। ये स्मार्टनेस और क्रियाशीलता आ रही है वात की वजह से। ठीक, तो इन्होंने समय उसका 12 बजे से 8 बजे दिया। पित्त है, पित्त क्या कर रही है? पित्त में अग्नि है, और अग्नि क्या है? दाह, प्रभा, प्रकाश, वर्ण, पाक कर रही है। तो पाक माने ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। तो यानी हमारे शरीर में जो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म वाला कंसेप्ट है, मेटाबॉलिज्म जिसको बोलेंगे, उसका पित्त कंट्रोलर है। भोजन को पचाने के लिए पहले ब्रेक करना पड़ेगा ना। पाचन के लिए क्या है? पहले ब्रेक करना पड़ेगा, तब जोड़ना पड़ेगा। याद करिए, डाइजेशन में क्या है? डाइजेशन माने क्या है? डाइजेशन माने पहले उसको ब्रेक करेंगे बड़े टुकड़ों से छोटे टुकड़ों में, फिर छोटे टुकड़ों दो जोड़ देंगे, वो पाचन हो जाएगा। फिर जो शरीर जैसा लेना चाहता है वैसे ले लेगा। तो उसकी, और उसमें पित्त में क्या है? अग्नि है। अग्नि में टेम्परेचर जो आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो हो रहा है, वो कहां से हो रहा है? वो पित्त की वजह से हो रहा है। पित्त कमजोर पड़ गया, अब आपका टेम्परेचर घटने लगेगा। ठीक, तो ये पित्त हुआ। भूख और प्यास, अगर मान लीजिए आपके पास भूख प्यास कैसे होगा? अगर पित्त न हो तो आपको प्यास जगाएगी ना आपको भूख। इसी पित्त की वजह से आपको भूख लगती है कि भाई हमको भोजन है। तो ये समय के साथ आपको, जब पित्त एक्टिव होता है, उसमें आपको लगता है कि हमको खाना खाना चाहिए, हमको पानी पीना चाहिए। तो इसलिए पित्त ही कंट्रोलर है। जो आप भोजन ले रहे हैं उसको आपके अनुकूल बना करके और उसको पाचन योग्य बना करके, ये पित्त की क्रियाशीलता है। तो अगर अब पित्त के साथ एक और जुड़ा हुआ है, क्या है? पित्त को हम लोग मानते हैं ना, पित्त को पाक, प्रभा, प्रकाश, वर्ण, जल भी तो है उसके साथ। अग्नि के साथ जल भी तो है। तो जो अग्नि अगर वो हमको कांतिमान बना रही है, तो जल हमको दया भाव बना दे रहा है। बुद्धि भी वही विकसित कर रहा है। तो हमको जो हमारे गुण है, सद्गुण है, वो भी तो जल दे रहा है। जल में क्या है? प्रेम, दया, सहानुभूति, वो भी सब रहा है। तो पित्त दो तरफ काम कर रहा है। एक तरफ आपको
उसको पाचन योग बना रहा है। दूसरी तरफ जल जो है अद्भुत समन्वय कर रही, जल के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए जल आपके अंदर ये सॉफ्टनेस भी डेवलप कर रही है। केवल अकेले नहीं कि पित्त ही केवल जला रहा, ना ना ना, वो जल भी है उसमें। वो जल की वजह से क्या है, जो आपके अंदर, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत क्रियाशील हैं, तभी आप दया भाव जो है वो इसी वजह से है। मृदुता, मृदुता, कांति तो उसकी वजह से है, पित्त वो अग्नि की वजह से, मृदुता जल की वजह से है। दया भाव के, हैं? दया भाव, हाँ यस, वो उसी वजह से। कफ, कफ क्या करता है? कफ वैसे तो स्थिर है, लेकिन जल भी तो मिला हुआ उसके साथ। तो कहता भैया दोनों, हमको कहीं नीचे मूवमेंट भी करना है, तो मूवमेंट के लिए हमारे साथ तुम हो ही, हम तो स्थिर है, लेकिन तुम तो मूवमेंट वाले हो। तो उसने दोनों का कॉम्बिनेशन किया, तो लुब्रिकेशन का काम जो कर दिया। तो कफ जहां जहां लुब्रिकेशन की आवश्यकता है, भोजन के रखने में जरूरत है, स्टूल के पास होने में, शरीर के अंदर जो मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वगैरह, इनके लिए तो कफ चाहिए। मूवमेंट कैसे होगा, कछुए वाला मूवमेंट, इन सब के होगा, तो उसके लिए कफ जिम्मेदार है। तो कफ क्या कर रहा है, आपकी उसको मोशन दे रहा है, धीरे 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 मोशन, तेज नहीं हो। जल होता तेज होता, जल के साथ कफ वो भी है, पृथ्वी भी है, तो वो आपको धीरे धीरे मूवमेंट दे रही है, बहुत तेज मूवमेंट नहीं है, स्थिर है लेकिन धीरे धीरे सक्रिय है। तो ये आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट धीरे धीरे आ रहा है, ताकि अगर कहीं कोई चीज रुकने वाली हो तो रुकी नहीं, धीरे धीरे मूवमेंट करा रहा है। 6 यहाँ पर क्या है, 6 सेकंड में, 6 सेकंड में आपका यहाँ तक आता है, स्टमक तक। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में उसकी भी यही गति है, 4 सेंटीमीटर से भी कम होगी, 4 सेंटीमीटर होगी पर मिनट के हिसाब से। तो ये जो मूवमेंट है, ये कफ और जल के संयोग से हो रहा है। तो इसका समय तो हम लोग जान रहे हैं। तो ये इन सबके बलों की वजह से ये काम हो रहा है। अब स्वास्थ्य है, आहार, अब हम कहते हैं भाई अब आहार विहार क्या करना चाहिए। अब ये देखिए यहीं पे छुपा है हम लोग, डायबिटीज का हम लोग का जो छुपा हुआ है, यहीं से छुपा हुआ है। आहार हम क्या लेते हैं, हमको चाहिए कार्बोहाइड्रेट, जो हम मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट और विटामिन और जल, इतना चाहिए ना। तो ये जो ले रहे हैं, इसको एक तो आहार का समय भी तो निर्धारित होना चाहिए, और आहार क्या ले रहे हैं ये तो दो, क्या लेना चाहिए और क्या हम किस समय लें, ये भी तो हमको है। तो वो अगर हम अपने समय को निर्धारित कर लें, जो समय हमारा है और जो आयुर्वेदिक जैव गुड़ी कर रही है उसके हिसाब से करें, तो और जो हमारा प्रपोर्शन, और भी बोलेगा कितना प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में संतुलन कर ले, तो शायद हमें बहुत प्रॉब्लम ना आए। लेकिन हमें लगा कि हमको मीठा बहुत पसंद है, तो हमने कहा आज 5-7 लड्डू एक साथ निकाल देते हैं। एक साथ आपने 5-7 लड्डू कर लिया, वो नहीं कह रहा, वो कह रहा कॉम्बिनेशन में आना चाहिए, क्योंकि आपने एक कॉम्बिनेशन एक का बिगाड़ दिया। आप मीठे का, तो मीठा कफ कहलाता है, तो कफ आपने बढ़ा दिया। ठीक है, हम वैसे कह रहे हैं। अब देखिए इसी में लिखा हुआ है। तो अब इसमें क्या है, प्रतिदिन का आहार ऊर्जावान और चैतन्य युक्त बनाता है। क्यों? यही तो पोषण का तत्व है, इसी के लिए हमका एनर्जी क्रिएट होता है। मॉडर्न साइंस कहती है कि एनर्जी इसी आहार से हमको मिलता है। ग्लूकोज अगर नहीं खाए, मान लीजिए ग्लूकोज आप कम खाएं, ठीक है, तो क्या होगा, ग्लूकोज कम होगा तो आपको जो एनर्जी है वो कम होगी। तो आप मत कहिए, ग्लूकोज आपको चाहे किन्हीं कारणों से कम खा रहे हैं, तो उससे आपको एनर्जेटिक कम होगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा कम बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया कम बनाएगा, और कम बनाएगा तो आपको हमेशा क्या होगा, थकान महसूस होगी। तो वो कारण भी हो सकता है। कोई बीमारी हो गई, बीमारी होने के बाद मिश्र सर्किल शुरू हो जाएगी। ग्लूकोज आपका डायबिटिक हो गए, तो डायबिटिक एक विशेष सर्किल की ओर ले जाती है, इसीलिए वो नुकसानदेह है। वो कम होगा तो आपका ग्लूकोज जाएगा नहीं। अब आपके शरीर का एक सिस्टम है कि ग्लूकोज तभी जाएगा जब उसके साथ कोई इंसुलिन होगा, तो ग्लूकोज जा ही नहीं पाएगा। बाहर तो है, सेल के अंदर नहीं जा रहा जहां माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे तो हमारे पास तो आया नहीं,
उन्होंने कहा भैया हमने तो भेज दिया है। तो ब्रेन ने क्या कहा, ब्रेन तुरंत पहुंचा, ब्रेन के वहां रही, सेल ने इंफॉर्मेशन दिया नो, कोई नहीं आया हमारे पास। उस हाइपोथैलेमस ने कहा अरे नहीं आया, उसने फिर कहा कि आप भोजन करिए। फिर हमने भोजन किया, फिर हमने ग्लूकोज खूब खूब पी लिया। अब हमको तो शुगर है, बीमारी है, इंसुलिन बनता नहीं है। वो सो रहा है, कौन सो रहा है, कौन सोता है उसमें? अगर इंसुलिन नहीं बन रहा तो सो कौन रहा है, बोलिए? पैनक्रियास। पैनक्रियास सो रहा है, उसने बनाया नहीं तो फिर सेल के पास गया, सेल ने कहा अरे जाओ, हमने हमारा तुम इतना बड़ा आकार का ले आए हो, हमारे पास जगह नहीं है, हमने छोटा सा हमारा केवल वो है दरवाजा, हम दरवाजे को कुछ करेंगे नहीं, अगर लाना हो तो इंसुलिन को ले आओ, तब आओ। उसने कहा इंसुलिन को हमने कहा हुआ लेकिन आ ही नहीं रहा वो, अब इंसुलिन नहीं आया। ऐसा मत समझ ले कि एक इस तरह संवाद हो रहा है, अपनी भाषा में कह रहा हूं। तो इंसुलिन जब आएगा तो इंसुलिन इंजेक्शन लिया आपने तब आया इंसुलिन, तब आया तब गया। अगर इंसुलिन नहीं आता मान लीजिए तो क्या होता, फिर ब्रेन को सेल कहते कि हमारे पास तो भैया नहीं आया। उसने कहा हमने तो भेजा, उसने कहा आया नहीं। वो कहा फिर खाना खाओ, फिर खाना खाया, तो खाना खाते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, शुगर बाहर बढ़ता रहेगा, अंदर नहीं बढ़ेगा। अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं होगा एनर्जी का, क्योंकि एनर्जी बनाने वाला ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो मिल गई माइटोकॉन्ड्रिया को, ग्लूकोज नहीं मिला, तो विशेष सर्किट शुरू हुआ। आपका ग्लूकोज का शुगर बढ़ता जाएगा, यूरिन खूब पास करेंगे आप, शरीर निकालना चाह रहा है ना, ग्लूकोज निकलेगा, यूरिन निकलेगा, पानी कम होने लगेगा, फिर पानी पिएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आपका ग्लूकोज अंदर जा नहीं पाएगा, प्रोडक्शन एनर्जी की नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये हमको जानना है कि कैसा भोजन करना चाहिए। तो वही उन्होंने लिखा है कि संतुलित भोजन का एक सिद्धांत है। ये चाहे आयुर्वेदिक की बात करें, चाहे आपको नॉर्मल जो है मॉडर्न साइंस की बात करें, तो वो संतुलित में का सब खट्टा तीखा मीठा सब स्वाद ग्रहण करना चाहिए। किसी स्वाद से आपको विरक्ति नहीं होनी चाहिए। विरक्ति क्यों? हमको तीखा पसंद नहीं है, हमको मीठा पसंद नहीं, आप सब खाइए कॉम्बिनेशन। मीठा पसंद नहीं होगा तो कफ सिस्टम आपका घटेगा, तीखा वगैरह पसंद नहीं होगा तो कोई वायु तत्व कोई बात होगा। कभी नमकीन वाला आपको कहीं नहीं हो पाएगा तो आपका पित्त वाला गड़बड़ा जाएगा। तो ये सब के कॉम्बिनेशन है जो वो है, ये सब कोई किसी में मीठा है, कोई मधुर है, कोई वो है। मधुर मीठा मधुर एक ही बात कहलाती है, खट्टा वगैरह ये सारे संतुलित है आहार। अगर आप नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आपका संतुलित आहार नहीं होगा, तो किसी पित्त का जो बैलेंस आप ना वो बैलेंस नहीं पाएगा। पित्त और वात, पित्त और कफ का कार्बोहाइड्रेट ये परसेंटेज है, परसेंटेज आप वहां भी दे सकते हैं मॉडर्न साइंस में, उसमें नहीं है। प्रोटीन 15% के आसपास, फैट आपका फैट थोड़ा सा और अधिक बढ़ाना चाहिए, फैट इतना नहीं कम होना चाहिए। ठीक है, विटामिन 20 से 25% और रेशा तत्व। अब फाइबरस एलिमेंट इसको हम लोग लेते नहीं, इसको मानते हैं कि ये चटनी की तरह खाना चाहिए ना। ये रेशा तत्व फाइबरस एलिमेंट परसेंटेज के रूप में खाना चाहिए। तो वही बात कर रहे हैं कि अगर ये नहीं होगा तो रेशा तत्व ही आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराता है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आंतों में होगा नहीं तो आप कैसे वो जो एब्जॉर्प्शन है वो मूवमेंट नहीं करेगा, अल्टीमेटली भी कॉन्स्टिपेशन करेगा, कहीं जम जाएगा, रुकेगा, करेगा तो नेचुरली उसका जो एलिमेंट है वो नहीं, जो उसका तत्व है सार तत्व वो नहीं आ पाएगा। क्लियर? देखिए वहां चबाने से लेकर उन्होंने पूरा का काटना चबाना सबसे शुरू कर दिया, वही जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें बीएचबी में, वही इसको कहा है। अब समय, यहाँ समय की बात आ रही है कि भोजन कब किया जाए। अब देखिए आयुर्वेदिक जब घड़ी में उसमें क्या लिखा था समय, पहले 12 से लेकर के 8 किसका था? वात का। तो 12 से 4 तो हमारा था वात में वात, और वात में पित्त कब था? 4 से 6। और पित्त में पित्त कब था? पित्त में पित्त देखिएगा 10 बजे से 2 बजे।
तो बेस्ट जो समय है, जैसे बेस्ट समय जो मेन भोजन का समय है वो 10 बजे से 2 बजे तक का समय, ये पित्त का है। इस समय आपका पित्त में पित्त है, यानी पित्त की एनर्जी सबसे अधिक है, तो आप जो भी खाएंगे उस समय वो अधिक पचेगा। ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी कह रही है। ठीक है, तो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों इसी टाइम कर लें सर? नहीं वो भी है, वात में पित्त भी तो है। वात में पित्त कब है? 4 कितना है? 12 से 4, 4 से 6, 4 से 6 वात में पित्त है। अब देखिए, ये देखिए, इसमें प्रातः जो है 4 से 6 वात में पित्त है। तो इसमें मैं अभी याद करिएगा, हम लोग नहीं कर पाते, याद करिए जो लोग गांव देहातों में जो शुरू करते हैं यात्रा, तो वो इस समय 4 से 6 के आसपास पहले कुछ खा लेते हैं तब निकलते हैं। हाँ, वो तो ये तो बहुत अच्छा सिस्टम था सर। हम लोग सुबह 5 बजे खाना खा 6 साढ़े 6 खा लेते थे। याद है ना? वो मतलब उनके लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी ना, लेकिन हम लोग ड्यूटी जाने से पहले हम लोग 6 बजे खाना खा लेते थे। यस, एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। 7 o'clock ऑफिस। इसको मॉडर्न साइंस, मॉडर्न आपका जो लाइफ स्टाइल इससे मत जोड़िए, लेकिन ये ऐसा होता था, ऐसा नहीं कि नहीं होता था। 4 से 6 मैंने देखा है। खेतों में भी जाते थे तब भी यही करते थे बचपन में। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 4 बजे से वो खाना खा के चले जाते, बासी होता वो उसी को खा पी के चले जाते। बिल्कुल बासी रोटी, हाँ बासी रोटी और दलिया वगैरह तेल नमक ये सब मिला करके खाते थे सब, या नेनू मठा। हाँ बिल्कुल वही सब सारी चीजें, कच्चा प्याज, ये सब सारी चीजें। तो ये कंसेप्ट है, ये होगा। ठीक है, लेकिन जो मेन भोजन का समय इन्होंने कहा, पित्त माने सबसे सर्वाधिक 10 से 2 बजे का समय है, वो वाला है। नेचुरली वही लंच का समय लोग मान रहे हैं आजकल। ठीक है, तो 10 से समय निर्बाध रूप से है, ये हो गया। सायंकालीन भोजन का प्रश्न है 4 बजे से, देखिए 4 बजे से रात 8 बजे तक कफ का है, और कफ में पित्त कब आता है? 6 बजे से 8 बजे में कफ पित्त का, यानी 6 से 8 बजे, 6 बजे से 8 बजे तक समय आप इस समय खा लीजिए। रात वाला 8 बजे के पहले। ठीक है, नींद, ये 2 बताया। नींद जो है उन्होंने कहा नींद भी बहुत आवश्यक है, और ये बच्चों के लिए उसके सबसे कम जो है 6 घंटे, फिर 7 घंटे, फिर 2, जैसे एज कम है वो बढ़ते चले जाए 16 घंटे तक का है। ये नॉर्मली होता है 6 घंटे, 5-6 घंटे। ये 51 से 70 वर्ष, मतलब जो एजिंग 6 घंटे। तो ये जो जितना कम एज का है उसको अधिक सोना चाहिए, ये उन्होंने कहा। और इसके हिसाब से अगर हम नींद लेते हैं तो हम स्वस्थ रहने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, हम लोग यही नींद नहीं ले पाते, साउंड स्लीप रह नहीं पाते, चाहे कार्य की घटनाएं हो, चाहे स्थितियां हो, चाहे आपका कोई और सिस्टम हो, उनकी वजह से नहीं ले पाते लोग जागते। अब तो कब और समय नींद ले कब, देखिए इसमें देखिए, रात्रि 8 बजे से कफ का समय प्रारंभ होता है, और 8 बजे से लेकर 12 बजे तक समय। याद करिए, लास्ट वाला चाहे कफ कब हुआ, लास्ट वाला है, तो सो जाते हैं 4 से 6, 6 से 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। इस समय तक 8 बजे के बाद आप सो जाइए, डीप स्लीप। तो रात, इन्होंने कहा कि रात 8 बजे से 12 बजे तक का समय गहन निद्रा के लिए सर्वथा उपयुक्त है। ये जो है, और फिर उन्होंने 12 बजे कहा है, आप 12 बजे मान लीजिए नहीं करते हैं तो 4 बजे के आसपास जरूर जग जाइए। 4 बजे, 4:30 बजे का समय जो पहले होता था, ब्राह्मण मुहूर्त है ना, कि ब्राह्मण मुहूर्त में जगना चाहिए, और फिर धर्म अर्थ का चिंतन करना चाहिए। ये सब कंसेप्ट वो यहीं से लिया गया है, यही आयुर्वेदिक कंसेप्ट में रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में, उसमें इनका कहना कि ब्रह्म मुहूर्त में रहते हैं, तो याद करिए 3 से 5 ब्रह्मांड की पूजा कहाँ रही है,
लंग्स में। लंग्स में। तो 3 से 5 हो गया कि नहीं हो गया? 4 बजे के आसपास होगा तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आ रही होगी। तो उस समय जो आप लंग्स की जो ऊर्जा कर रहे होगे वो ऑक्सीजन नहीं, वो जो ऊर्जा के रूप में कह रहे हैं, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो आ रही है, वो लंग्स के लिए आ रही है। तो अगर आप उसमें करेंगे तो आप होगा। आयुर्वेद भी यही कह रहा है कि वो योजनाओं बनाने के लिए और आप जगेंगे तो आपका नया चिंतन, नया विचार, उसको आप ग्रहण कर पाएंगे, उसको बता पाएंगे आगे दिनचर्या में। मल उत्सर्जन, बस 5 मिनट और। मल उत्सर्जन, ये देखिए। नीलम जी आपका माइक खुल रहा है, आप अपना माइक बंद कर दीजिए थोड़ा। अब बंद हो गया? यस सर, हो गया। हो गया सर। मल उत्सर्जन, अब देखिए इसमें क्या है कि मल के लिए क्या चाहिए? कफ, हम लोग कह रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए 6 से 8 का समय क्या है? वात कफ। तो वात और कफ दोनों चीजें हैं, मूवमेंट, और कफ माने स्लिपरी। तो दोनों, वात कफ का समय है तो 6 बजे से 8 बजे, यही समय तो हम लोग वहां भी कह रहे थे। एलआई का समय क्या है? 5 से 7 5 से 7। है ना? तो वही समय तो है, ये भी तो मोर और लेस वही हुआ, 6 से 8। क्लियर? तो ये जो है, ये जो मूवमेंट देने का काम है, मूवमेंट और उसके साथ स्लिपरी, दोनों काम जो है उसके लिए बेस्ट समय है। तो अब पाचन, इनका कहना है कि पाचन तंत्र काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हमको जो कलर यूरिन का और स्टूल का कलर देखना चाहिए। ये देखिए, मल के संबंध में पूरा लिखा हुआ कि बंधा हुआ हो, रंग सुनहरा हो, एक दिन में आवृत्ति 2 बार से अधिक नहीं। नॉर्मली भोजन 2 बार करते हैं, नॉर्मली 2 या 3 बार, तो 2 बार आप अगर जाते हैं तो ठीक है। मल में दुर्गंध नहीं होनी चाहिए, दुर्गंध है तो कहीं कोई हीट या कुछ चीजें टॉक्सिन है, ठीक। तो ये उनको कह रहा है कि कॉन्स्टिपेशन अगर ये होगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो अनेक बीमारी होंगी। तभी हम लोग कहते हैं कि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो पहले हम लोग को वी हैव टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन फर्स्ट। जल ग्रहण, जल हमको लेना है, 1.5 लीटर हमारा किडनी निकाल देती है, तो हमको कुछ जल चाहिए ना। तो हमको जल लगभग 3 लीटर के आसपास, हमको 3 लीटर में जल नहीं, केवल तरल की बात कर रहे हैं। जल, दूध, छाछ, चाय, कॉफी, कोई आपका सूप, कोई जूस, ये जो जितने हैं इन सबको मिला करके 3 लीटर की बात कह रहे हैं। अकेले नहीं कि भाई 2 लीटर तो हम 3 लीटर पानी पी लेंगे, उसके बाद 1-2 लीटर जो है अपना छाछ और ये सब अपना वो भी ले, तो 5 लीटर हो गया, वो अधिक होगा। उतना नहीं मत करिए क्योंकि किडनी को अधिक फंक्शन भी न करना पड़े। क्लियर? 3-4 लीटर। अगर गर्मी में आप बाहर जा रहे हैं तो आप 4 लीटर बढ़ा दीजिए, अगर घर के अंदर है तो 3 लीटर में काम चल जाएगा आपका। तो अगर ये प्यास लग रही है तो ये भी समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सामान्य है, और प्यास कम लग रही है तो हाइपोथैलेमस की शरण जाइए, उसको प्यास का संकेत देना पड़ेगा ना उसको आपको। तो हाइपोथैलेमस कहीं लगा लीजिए, TW20 लगा लीजिए, लेफ्ट थंब में ऊपर वाले जॉइंट पे, वात कफ जॉइंट, वात पित्त में लगा दीजिए, मेथी लगा लीजिए। तो ये आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि कितनी बार जाते हैं, तो वो देखिए मूत्र का रंग सुनहरा बियर कलर होना चाहिए। पुरुषों में 4-5 बार, लेडीज में 5-6 बार, तो यार 4 से 6 बार मैक्सिमम होना चाहिए, और किसी प्रकार की असुविधा ना हो, ठीक है, दर्द वगैरह जलन ना हो। ये फिर हार्ट रेट, उन्होंने कहा कि जो हार्ट रेट वही तो तय कर रहा है कितना ब्लड आपका सर्कुलेट कर रहा है पूरे उसमें। तो अगर उसकी गति सही है, पल्स रेट सही है, तो वो आपको, यानी जो पोषक तत्व है और ऑक्सीजन है, दोनों जा रही है, मॉडर्न साइंस कर रही है। तो शिशुओं में क्या है 140 मिनट प्रति मिनट, और पुरुषों में 70-72, लेडीज में थोड़ा सा अधिक होती है 75 से 76। तो ये नॉर्मल है, इससे आपको अधिक हो रही है तब आपको ध्यान देना चाहिए। अगर ये है तो बहुत बढ़िया है। हाथ और पैर, तो हाथ और पैर, उन्होंने कहा कि अगर हाथों के लिए मतलब हाथ को माना जाए मस्तिष्क के
सीधे विस्तार है, एक्सटेंशन है हार्ट, सबसे अधिक काम आप हाथों से लेते हैं। तो अगर हाथ पैर मूवमेंट गतिशील बिल्कुल नियमित रूप से गतिशील है हर तरह, तब आपके, और गर्म होने चाहिए। क्यों? गर्मी टेम्परेचर के लिए सर ठंडा और हाथ गर्म, हाथ पैर गर्म, ठीक है। तो उल्टा नहीं होना चाहिए, तो हाथ पैर गर्म, क्योंकि उसमें अधिक रक्त का प्रवाह हो रहा है, ये गर्म है। तो और हाथ में ठंडे हैं सर तब? तो आप करने के लिए आपका हार्ट में और किडनी में, इनके संतुलन की बनी, और ट्रिपल वार्मर 3 जिम्मेदार है। ओके सर लीवर भी होगा क्या सर इसमें जिम्मेदार? नहीं, देखिए, जिम्मेदार लीवर तो आप इसलिए कह रहे हैं कि हाथ पैर ठंडे गर्म में? नहीं, लीवर तो सेकेंडरी है, पहले तो किडनी और हार्ट और ट्रिपल वार्मर। ओके। एंडोक्राइन सिस्टम, वो देखिए एंडोक्राइन सिस्टम आप पढ़िएगा चाइनीज में, ट्रिटाइज 7 में एंडोक्राइन सिस्टम को कहा गया है कि ये ट्रिपल वार्मर को कहा गया है एंडोक्राइन सिस्टम। तो इन्होंने कहा, प्रोफेसर जो है आरवाल, उन्होंने कहा, हाँ डॉक्टर बॉल ने कहा सर। हाँ डॉक्टर बॉल ने कहा कि ये वो है। उन्होंने कहा कि ये जैसे शादियों में क्या होता है, एक कहते नहीं कि इवेंट मैनेजर, तो वो उन्होंने इवेंट मैनेजर के रूप कहा था, चाइनीज ने कहा था। बाद में उन्होंने उसको, डॉक्टर वाल ने कहा, उन्होंने इवेंट मैनेजर को कहा था कि ये ब्रेन इसके बिना काम नहीं करता। तो अब आप समझ लीजिए कि ब्रेन अगर इसके बिना काम नहीं कर रहा तो कौन हुआ, उसी को उन्होंने एंडोक्राइन कह दिया। और आप देखिए नर्वस सिस्टम और इसका TW का क्या रिलेशनशिप है। हमको कह रहे थे ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हम कह रहे थे ना 2 भाग हैं। जी हेमिस्फीयर 2। हाँ। एंडोक्राइन सिस्टम, यही तो कंट्रोलर नियामक है, कंट्रोलर है या रेगुलेटर है। तो ये उसी रूप में आप इसको देखिए। तो इसलिए ट्रिपल वार्मर का बड़ा रोल है, टेम्परेचर के लिए भी। वार्मर है ना, वार्मर है। जी अगर आपको ठंडे तो वार्मर कहीं प्रॉब्लम है, और वार्मर की प्रॉब्लम है तो वार्मर के लिए 2 ही है। आप पढ़िएगा ट्रिटाइज 7 में। जी पहला यांग, किडनी यांग जिम्मेदार है गर्मी के लिए जी। राइट। और दूसरा जिम्मेदार है गर्मी के लिए हार्ट, है ना, लिखा हुआ है। ये पढ़िएगा, शुरुआत में ही लिखा हुआ है, जहां पर ट्रिटाइज 7 में बात कर रहे हैं। और उस किडनी इन कोल्डेज के लिए जिम्मेदार है, नंबर 1। और मुझे लगता है कि उन्होंने लीवर इन कहा है, क्या लीवर इन जिम्मेदार है उसके लिए? एक मैं जी सर 5 पाम हीट के लिए लीवर इन जिम्मेदार है सर। है 5 पाम हीट के लिए है सर। नहीं, एक सेकंड, मैं अभी दिखाई देता हूँ, क्योंकि वो पॉइंट जो बार बार रह जाता है। देखिए, कूलिंग ऑफ द बॉडी इज प्राइमरली डन बाय किडनी इन एंड कूलिंग ऑफ द बॉडी सेकेंडरी डन बाय हार्ट इन। अच्छा सुनिए, वार्मिंग के लिए किडनी यांग जिम्मेदार है एंड सेकंड है स्प्लीन यांग जिम्मेदार है। स्प्लीन यांग जिम्मेदार है सेकेंडरी, और यहाँ किडनी इन और हार्ट इन कूलिंग के लिए जिम्मेदार है। तो आपको किडनी यांग और स्प्लीन यांग हॉटनेस के लिए, अगर ठंडा है तो हॉटनेस के लिए किडनी यांग और स्प्लीन यांग को ट्रीट करना पड़ेगा। और ट्रिपल वार्मर तो अलग है, ठीक है, उसको तो आप करिए ही करिए, उसके बिना तो अब न चलिए, वो उसको जरूर ट्रीट करिए, ठीक है। तो ये हम लोग हमेशा याद रखें कि अगर जल के लिए होगा, पानी ठंडक बहुत हो रही है, तो जिम्मेदार कौन था? जिम्मेदार हमारा किडनी नहीं, गर्मी चाहिए, गर्मी है तो उसके लिए जिम्मेदार किडनी यांग और स्प्लीन यांग है, और ठंडक है तो उसके किडनी इन जिम्मेदार है, और उसके साथ साथ हार्ट इन जिम्मेदार है। तो हार्ट को भी गर्मी पहुंचाइए और इसको भी गर्मी पहुंचाइए। किडनी को ट्रीट करेगा। हाँ, इन डिफिशिएंसी, राइट। नहीं, इन डिफिशिएंसी नहीं होगा, यांग डिफिशिएंसी होगा। डिफिशिएंसी है, तो हाई है। अब सही होगा। ठंडा का हाथ में तो यांग को ट्रीट करेंगे। यस, यांग को ट्रीट करेंगे, यस, वही तो, इसीलिए किडनी यांग और स्प्लीन यांग। राइट सर, राइट।
तो बस इसको यहाँ खत्म कर दें। तो ये वो हाथ पैर हो गए, और अगर पसीना है तो फिर हार्ट और लंग्स दो जिम्मेदार हैं उसके लिए, पसीने के लिए। तो हमको तब आप लंग्स में कर देते हैं तो भी काम चल जाएगा, लंग्स में ट्रीट करिए तो भी ठीक हो जाएगा पसीने के लिए। तो ये हम लोगों का यहाँ तक आज। सर पसीने के लिए पेरिकार्डियम भी लिया जाएगा क्या? पसीने के लिए लंग्स का डिफिशिएंसी, लंग्स की डिफिशिएंसी लगाइए। ओके सर। अरे खत्म ही नहीं हो रहा। काफी चीजें दिमाग काट रही हैं। थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। ये खत्म नहीं हो रहा मेरा। सर ये अभी आपने जो देखा, आपने लीवर उसका यांग और उसका वो देखा, कौन सी बुक में देखा सर? टिटाइस 7 में ही देखा सर? सर ने क्लास लीव कर दी है शायद। ओके ओके ओके। नहीं सर तो दिख रहे हैं सर। टिटाइस 7 में दिया हुआ है, किडनी के चैप्टर में। ओके ओके ओके, थैंक यू। मैम ये जितना भी सर ने इसका बताया था, अभी क्या मुझे कोई बताएगा ये कौन सी किताब में से बताया है सर ने? महर्षि भारद्वाज फर्स्ट बुक ठीक है मैम। यस मैम। ये महर्षि भारद्वाज बुक होती है आयुर्वेदिक है। मैम आपके पास यदि है तो आप इसका फ्रंट पेपर मुझे दिखा देंगे, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट join किया है, सेमेस्टर में first आती year। है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में आती है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं समझ नहीं पा रहा। माइक ऑफ है। हाँ बोलिए। हाँ बताइए क्या। अनिता जैन बोलिए। नहीं सर, मैं बुक पूछ रही थी कि जो आपने किडनी का और उसका देखा था आपने, तो वो कौन सी बुक में था सर? ये पूछ रही थी। 7 7 में ही दिखा ना, वो बता रहे थे सर हाँ, कि 7 लीवर के चैप्टर में। नहीं नहीं नो लीवर सॉरी, किडनी के चैप्टर में। नहीं, चैप्टर नहीं, शुरू के चैप्टर में बता रहा हूँ आपको, पेज नंबर। ये तो जहां पर आपका एनर्जी वाला है वहीं पर है। क्या चीज सर? जहां एनर्जी वाला पेज नंबर 52, डायरेक्शन जहां पर है ना, वेरियस फॉर्म्स ऑफ अच्छा। की, जहां कूलिंग वूलिंग का लिया, ट्रांसपोर्टेशन कूलिंग वगैरह सबको उसी में है, पेज 52। ओके ठीक सर, राइट सर। जहां पर फंक्शन के लिए लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन करती है वो, अपलिफ्टमेंट करती है उसके लिए। जी ये हम जी लोग सर, जी सर। ये सब लोग भूलना, अगर न भूलेंगे हम लोग तो मुझे लगता है शायद ये बेटर होगा। हम लोग छोटी छोटी चीजें सर भूल जाते पेज हैं। नंबर भूल जाते हैं सर। नहीं हम लोग छोटी छोटी चीज भूलते हैं ना, इसमें लिखा जी हुआ है सर। बहुत, उनको याद रखना चाहिए कि हमारा कौन सा की कहाँ जा रही है, कैसे हम लोग का कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है, कौन ट्रांसफॉर्मेशन का जिम्मेदार है। अगर वो समझेंगे तो शायद हम लोग ट्रीटमेंट को हाँ सर, अधिक, बिल्कुल है ना। राइट तो सर। इसी तरह से कहता हूँ कि चाइनीज में कंसेप्ट बहुत कठिन नहीं है, केवल हम लोग प्रोटोकॉल को याद करने की आदत न डालें। हम लोग प्रोटोकॉल कॉन्सेप्ट्स को समझने की आदत डालें। समझने की आदत थोड़ा सा डालेंगे, काफी क्लियर हो जाएगा। आप की में आप देखिएगा की के कंसेप्ट में बहुत सी चीजें जो है आपको उन पॉइंट्स की ओर इशारा करती है, जो पॉइंट हम लोग रोजमर्रा में जानते हैं। जी सर। लंग्स में हम कर रहे हैं, तुम्हारे लंग्स में एनर्जी बढ़ाने के लिए LU7 हमारे पास बहुत बड़ा पॉइंट आता है, तो LU7 को हम लोग कर देते हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि स्टमक भी जिम्मेदार है उतना ही, तो ST36 ले लेते हैं।
CV12 का भी ले लेते हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि अगर लंग्स है तो हम लोग कहते हैं कि एक और हमारे पास यूबी CV17 के आसपास है, वो भी डायफ्राम का पॉइंट है। ऐसे हम लोग जोड़ते हैं और जोड़ करके एक प्रोटोकॉल बना देते हैं। ऐसे सर एक्चुअल में डिटेल्स 2 रीड नहीं कर पाते हैं ना सर, तब भी आती है, पॉइंट्स की डिटेल नहीं पता होती ना तो भी गड़बड़ होती है सर। डिटेल्स 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सर। हाँ, डिटेल्स 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको पढ़िए और फिर इनके जो आप एनर्जी वाले पॉइंट हैं इनको उसी से कोरिलेट करिए। एक बार करिए तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि ये एनर्जी के कैसे सिस्टम ये। जी सर, थोड़ा तो करते हैं पर सर फिर भी बहुत टाइम देना पड़ता है सर, वो नहीं दे पा रहे। देखिए कितना बढ़िया। देखिए लंग्स के लिए जिम्मेदार पॉइंट पर LU 7 और 9। तो 7 9 हम जानते हैं 7 का रोल बहुत है, 9 तो हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट ले रहे हैं, लेकिन LU 7 को हम लोग कह रहे हैं ये हमारा लियो कनेक्टिव पॉइंट है, तो उसको हम लोग ये बड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा यूज करते हैं सर। फिर तुरंत कह दिया CV6 ऊर्जा का भंडार, ऊर्जा कभी करें ना कि ऊर्जा कभी है तो CV6 कह दिया। CV12 बहुत बढ़िया पॉइंट है तो उसको मत छोड़िए, CV12 ले दिया इन्होंने। और UB13 हम लोग समझ रहे हैं क्या है, लंग्स का बैकशू पॉइंट है। और सर CV4 भी बहुत एनर्जी पॉइंट है सर। CV4 GB4 किडनी के रेफरेंस में अधिक यूज किया जाता है, लेकिन आपको अभी यूज करना तो CV6 बेस्ट पॉइंट है। और उधर जो है SP36 बहुत बढ़िया पॉइंट है, तो इसलिए उन्होंने उसको पूरे इस स्टमक की जो एनर्जी पूरी थी उसको उन्होंने कर दिया, तो लंग्स का इलाज 6 पॉइंट पर कर दिया। तो आपको एक पॉइंट भूल जाएंगे तो 5 पॉइंट तो याद रहेंगे सिस्टम के हिसाब से। उसी तरह देखिए स्पिन में बहुत सरल है, SP3 6, जहां 3 की बात आएगी 6 की बात आएगी। SP3 6 ले लीजिए, उधर फिर CV12 CV36 वो भी जरूर है, और UB 20 21 कई बार इनके पॉइंट्स को हम CV12 कंडीशन में हमें प्रोटोकॉल के साथ कब टोन और कब सीडेड वो चीज समझ में अभी थोड़ी सी कई जगह नहीं आ रही। अरे डिफिशिएंसी में टोन है, नहीं डेफिशिएंसी में टोन है सर, पर कई कंडीशन में SP6 को सीडेड भी किया जाता है सर। नहीं तो विच कंडीशन एक्यूट कोई चीज हो गए सिंगल पॉइंट पे उसमें डिजिटल पॉइंट में करते हैं, लेकिन नॉर्मली इसमें CV3 6 वो SP3 6 टोनिंग तो आता है सर, वो तो आता है सर। हाँ, और उसके UB 20 21 उसका पॉइंट है बैकशू पॉइंट, तो आप दोनों का बैकशू और स्टमक के पूरे स्पिन को करने के स्टमक स्पिन को दोनों को जोड़ दीजिए CV12 SP36, तो 6 पॉइंट पर पूरा एनर्जी वहां हो जाता है। हार्ट में जब कर जाए तो UB CV17 की बात आ जाएगी। देखिए हार्ट होगा किडनी, वो हार्ट में देखिए P6 आ गया, P6 हम लोग यूज करते नहीं, और CV17 तो यूज करते हैं। सर P6 का ये वात पित्त और कफ इसका भी कंट्रोलर बताते हैं P6 को। वात पित्त और कफ का भी कंट्रोलर बताते हैं। हाँ P6 को, वो कंसेप्ट बहुत है जी। और तो सर किडनी 27 भी बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, ऑल पॉइंट्स का एक पॉइंट है सर वो तो एक्चुअली। तो इसलिए जो है हम लोग धीरे धीरे देखिए इंटरेक्शन खूब बढ़ाइए, और इंटरेक्शन बढ़ाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए अल्टीमेटली हमको सीखना है और अधिक सीखना है, केवल उतना नहीं सीखना जो किताबों में लिखा हुआ है। किताबों में केवल रटने की प्रवृत्ति नहीं, किताबों में प्रोटोकॉल को समझने की प्रवृत्ति डेवलप करनी पड़ेगी। और इसके लिए ग्रुप डिस्कशन जब तक नहीं होगा, सारे लोग जुटे रहेंगे उसमें, सब जगह जहां सारे ग्रुपों में सारी बातें होंगी, तो हम लोग अधिक उस पर मत जाइए, अनेक थेरेपी की बात मत करिए। कोई बहुत अधिक आवश्यकता नहीं कि आप पूरे संसार की थेरेपी जान जाए ना, जिस थेरेपी को जान रहे हैं उसी को आप बढ़िया से करिए, उसी को पूरी तरह उसी को जान लें तो सर काफी कुछ नहीं आ पा रहा है। उसी को पॉइंट लगाइए। SP6 सर मोस्ट ऑफ द प्रोटोकॉल्स में आते ही आता है, और तभी हमारा जो हमारे खेप का असर का सपना तभी पूरा होगा कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल फिर मिलते हैं। जी सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा। गुड नाइट सर। गुड नाइट, शुक्रिया सर, प्रणाम सर, थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू।